नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो राजस्थान बोर्ड के चल रहे हैं एग्जाम और एग्जाम में आ रहा है अब सामाजिक विज्ञान का पेपर। और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड का सोशल साइंस का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे हम लोगों को मिला है और उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर को। सबसे पहले जो सामान्य निर्देश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उनको पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन हमें इसलिए भी पढ़ लेने चाहिए जो कि हम एग्जाम के लिए तैयारी कर सके, हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, कैसी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी चाहिए, ये सब कुछ। तो ये टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों, और हमें पौने 3 घंटे इसमें मिलेंगे, 2 घंटे 45 मिनट हम लोगों को मिलेंगे। टोटल 3 ही मिलते हैं, पर वो 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम काउंट कर लिया जाता है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिख दे। तो जो आपके रोल नंबर है वो प्रश्न पत्र पे लिख दे। क्यों? क्योंकि जिससे कि आप अपना प्रश्न पत्र किसी के साथ एक्सचेंज ना कर सको, कोई चीटिंग के चांसेस ना रहे, इसलिए रोल नंबर जरूर लिख दें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो सभी प्रश्न करना है, परंतु जिनमें चॉइस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनको छोड़ देना। और राजस्थान बोर्ड वालों, ठीक है, पूरे राज्य पे राज करने की तैयारी आपको करनी है। पूरे 80 में से 80 लेकर के आने हैं, किसी भी हाल में फुल आफ्टर फुल मार्क्स आने चाहिए। अपन ने पूरे साल मेहनत करी है और मेहनत कभी विफल नहीं होती। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, बिल्कुल सही बात है। जो आपको कॉपी दी गई है उसी में आंसर लिखना, और कहीं आंसर मत लिख करके आ जाना टेबल पे, पेपर पे, कहीं पे नहीं, ठीक है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। जहां पे खंड बना रखे, खंड मतलब ऐसा है जैसे कि सेक्शन ए है तो सेक्शन ए का सारे आंसर एक साथ लिखना, फिर सेक्शन बी के सारे आंसर है वो एक साथ लिखना। ऐसा मत कर देना कि सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 यहां कर रहे हो, क्वेश्चन 10 पीछे पीछे जाकर कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। सेक्शन ए, अगर आपको लग रहा है कि भाई सेक्शन ए में मुझे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आ रहा है, आप उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, आप उसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। या आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन 1 2 10 सारे कर लिए, 10 तक कर लिया, अब आखिरी में 9 के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो कि यहाँ पे मैं आखिरी में अगर मुझे 9 आएगा तो मैं 9 कर दूंगा या कर दूंगी। प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। अगर मान लो हिंदी और इंग्लिश में से कुछ गलती हो गई तो जो हिंदी वाला प्रश्न है उसको सही माना जाएगा, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, ये सब आपको पता भी है, ठीक है। आप लोग बड़े ही ज्ञानी हैं आदमी हो सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ए। निम्न प्रश्न पत्रों के उत्तरों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। सिर्फ उसका विकल्प आपको लिखना है। चलिए, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां हुआ था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लाहौर में, मद्रास में। वेरी 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 इजी। मतलब मैं सच कहता हूं कि मैंने जब राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर देखा ना, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कराना भी चाहिए, सही बता रहा हूं। इतना ईजी, इतना ईजी, इतना ईजी, मुझे लगा ये तो खुद बच्चे खुद ही कर लेंगे। सच में बड़ा ही ईजी है। ऐसा कोई सा ही क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको बुक में उसका आंसर ना मिले। डायरेक्ट पूछा क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे बच्चों, इससे इजी और क्या हो सकता है। फिर भी मेरे राजस्थान के बच्चे बोले घबरा रहे हैं, सर जी क्या होगा क्या होगा। अरे क्या क्या होगा, टॉपर बनोगे तुम लोग और होना क्या है। जर्मन बलूत पर किसका प्रतीक है? आजादी का, शांति की चाह का, एक नए युग का सूत्रपात या बहादुरी का। तो बलूत किसका प्रतीक होता है? बहादुरी का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? यूनिसेफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की या यूनेस्को की? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की, और एक और संगठन था इसके साथ, कौन सा था बच्चों? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे कहा जाता है, उसकी भी संस्था स्थापना एक साथ हुई थी और इन दोनों को जुड़वा संस्थानें कहा जाता है। लोहे आवश्यक किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो लोहे आवश्यक किस प्रकार का? अनवीकरण योग्य है। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। तो पधारो वहारे देश जी, राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1974 में, 1973 में, 1975 में, 1976 में। तो कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948, 1949, 1950, 1951। तो हम 47 में आजाद हुए और ये 48 में आजाद हो गया, ठीक है। कब हुआ? 4 फरवरी 1948। अब जिस भी बच्चे ने लेक्चर बड़े ही डिटेल से देखे होंगे उनको याद होगा, ठीक है। 1949 में क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा संविधान बना करके तैयार कर लिया। 50 में क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान देश में लागू कर दिया। 1951 में तो देखिए पहले चुनाव हुए थे लोकसभा के। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो विधायी अधिकारों में 3 में बांटा गया बच्चों। कौन किस में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अब बच्चों जो अब आपको किसी किसी को लगता है कि सर 4 होने चाहिए, क्योंकि जो अवशिष्ट सूची है वो भी है। अवशिष्ट सूची संविधान में नहीं है, उसमें बस ये कहा गया है कि इन तीनों सूचियों में जो भी मुद्दे नहीं है वो सारे केंद्र सरकार के पास होंगे, तो सूची का जिक्र नहीं है वहां पर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, नो नो नो। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से, बिल्कुल सही बात है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, तो इसे तो हम लिंग अनुपात कहेंगे, सेक्स रेशियो कहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, तो यहां पर असमान भूमिकाओं से होगा, जो पुरुष और महिलाओं को समाज ने असमान भूमिकाएं दी है वो। मध्य आय वर्ग वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? भारत। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र, तो सही होगा द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, तो सही आंसर होगा वैश्वीकरण। अब देखो बच्चों 12 आपको एमसीक्यू दिए गए, ठीक है, 12 एमसीक्यू, और 12 के 12 एमसीक्यू में ऐसा कोई सा भी एमसीक्यू नहीं है जो आपको ऐसा डिफिकल्ट लगे। तो अब 1 मार्क्स का एमसीक्यू, तो 12 मार्क्स तो आपके यहीं पक्के हो गए, बताओ 12 मार्क्स हो गए ना पक्के। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीका में डैश नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, कौन सी है बच्चों? रिंडर पेस्ट। कौन सी है? रिंडर पेस्ट, ठीक है, पशु बीमारी है। भारत के कुल डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है, कितने हैं? 24.06 है, लगभग है, ठीक है, 24.06, 24% है। उसके बाद पॉइंटों में आप जो भी आंसर लिखना चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देश अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें देखिए आप वर्ण व्यवस्था भी लिख सकते हैं और इसमें आप जाति व्यवस्था भी लिख सकते हैं। वैसे वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था लिख सकते हैं। वन व्यवस्था सही आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो वन व्यवस्था है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और देश के आधार पर करती है, किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ठीक है। ये मानव विकास रिपोर्ट का पूछा, अगर विश्व बैंक का पूछता तो ये दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जमीन जिसकी, जीडीपी उसकी, ठीक है, तो याद रखिएगा जीडीपी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को डैश कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब बाहर की कंपनी, विदेशों की कंपनी। कहां की कंपनी? विदेशों की कंपनी। और जब विदेश की कंपनी निवेश करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विदेशी निवेश बच्चों। क्या कहेंगे? विदेशी निवेश। सीधा क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाया था मैंने। भाई कितने मार्क्स हो गए? 6 हैं भैया जी, 6 हैं। तो भैया यहाँ पे 6 पे मेरे बच्चों क्या हो गए? 18 मार्क्स। कितने हो गए? 18 मार्क्स। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, 18 तो लिया है, अब बाकी के भी लाने हैं। चलिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक पंक्ति में दीजिए। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गिरमिटिया शब्द से तो आपकी किताब में बिल्कुल दिया हुआ है। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इन इंग्लिश में इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। देखिए अब आप लोग क्या करिएगा, इसमें थोड़ा सा आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप उत्तर लिख करके आप हेडिंग डाल दीजिएगा गिरमिटिया और उसको समझा। देखिए गिरमिटिया में गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक, पहला पॉइंट जो है आपको वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये फिर दूसरा यहाँ से लेकर के आप इसको लिख लीजिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वाला लिखे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? देखो निषेधाधिकार को आप ब्रेक करके पढ़ो, निषेध प्लस अधिकार। बच्चों मैं आपको एक पूरे विश्वास के साथ बात कहता हूं, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को बड़े ही शिद्दत से पढ़ा है, बड़े ही आराम से पढ़ा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर मॉडल पेपर में नहीं है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलेगा क्या? एमपी बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि ब्लूप्रिंट में कुछ था और पेपर में कुछ हो गया, ऐसा बच्चों का कहना है। अभी मैंने उनका पेपर चेक नहीं करा, देखा नहीं। तो देखिए ब्लूप्रिंट में हमेशा से एक ही बात कहकर के आया हूं, आप जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, बड़े ही अच्छे से पढ़िए। आप अगर 25 में से 15 चैप्टर पढ़ करके जा रहे हैं तो 15 ऐसे पढ़ करके जाओ उनमें से चाहे कहीं से ही क्वेश्चन आए, छूटना नहीं चाहिए। यही बात मैंने आपको हमेशा से कही है, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाया, चाहे ऐप पे पढ़ाया, कहीं पे पढ़ाया, मैंने हमेशा बच्चों को यही बात कही, जो पढ़ो वो अच्छा पढ़ो,
ठीक है, तो अब जब हमने अच्छा पढ़ लिया, अब उसमें से चाहे 4 मार्क्स का सवाल आया है और चाहे 10 का है, डजंट मैटर। चाहे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें तो चैप्टर अच्छे से ही पढ़ना है, हमें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है उसका सवाल में ही जवाब आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे आप देखो निषेधाधिकार, निषेध प्लस अधिकार, निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, मना करने का अधिकार। तो वीटो क्या है? मना करने का अधिकार है। बोले सर जी मना करने का अधिकार मतलब, देखो आ जाओ, निषेधाधिकार इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कोई 5 दोस्त हैं, ठीक है, कोई 5 दोस्त हैं, अब उनके पास निषेधाधिकार है। भाई 4 ने तो हाँ कर दी, बोला हाँ ये काम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, पर एक ने बोल दिया नहीं साहब ये काम नहीं होगा, तो अब वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना निषेधाधिकार वीटो इस्तेमाल कर लिया। ये कहां पर होता है? ये जैसे मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, तो उसकी सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो होता है, तो वो इस चीज का इस्तेमाल करके किसी भी कानून को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यह है ड्यूक मैटरनिक साहब का है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये कथन है, ये कथन है, ये कथन लिख करके बस ये कथन है ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक साहब का है। साहब आप तो मत लगाइएगा ड्यूक मैटरनिक का है, ड्यूक मैटरनिक का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ नियंत्रण हेतु तो कोई एक उपाय सुझाइए। तो बाढ़ नियंत्रण हेतु तो एक उपाय, सबसे पहला तो आप बांध का निर्माण कर सकते हैं, बांध का निर्माण, पर ये क्या होता है? ये बड़े स्तरों पर होता है। फिर दूसरा, आप ऊंचाई पर अपने मकान बनाइए, ऊंचाई पर निवास स्थान होना चाहिए, ऊंचाई पर निवास स्थान होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण ये सब कुछ होता है। फिर नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? झूम बेटा, झूम, ठीक है ना, झूम कहा जाता है। ओके, इसमें मैंने आपको पूरी टेबल भी बनवाई थी, याद होगा। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। तो लिख दीजिए जूट, या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पटसन, कपास भी लिख सकते हैं चाहे तो आप लोग। बेल्जियम ने 1970 से 73 के बीच कुल कितने संशोधन किए? 4। ओके, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? तो इसकी तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी? क्या समानता थी बच्चों? ये लिखिएगा। फिर कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों ही लिखने का, आगे तीनों ही रंग भेद के खिलाफ थे, यही थी भाई, खिलाफ थे। स्मिथ जो नॉर्मन है, ठीक है, नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है, श्वेत भी था, गोरा रंग का भी था, पर फिर भी वो क्या, रंग भेद के खिलाफ था। तो यही समानता थी तीनों में। नवीकरणीय साधन और गैर नवीकरणीय साधन का एक एक उदाहरण दीजिए। नवीकरण, तो नवीकरण में तो आप लिख दीजिएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आप लिख सकते हैं। और गैर नवीकरण में क्या लिख देंगे? कोयला लिख दीजिएगा, पेट्रोलियम लिख दीजिएगा, ये सब कुछ गैर नवीकरण में आ जाएगा। चलिए, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। तो अतिरिक्त रोजगार के सृजन का एक उपाय क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, एक उपाय ये हो सकता है कि भाई सरकार सस्ते में ऋण प्रोवाइड कराए, सस्ते में ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, खुद का काम धंधा है वो शुरू कर सके, ठीक है। किसानों के लिए आप लिख सकते हो, ये भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था। किसानों के लिए आप लिख सकते हो कि सरकार उन्हें बीज ये सब कुछ उपलब्ध कराए, जिससे कि उनको और ज्यादा आसानी से अच्छी फसल वो उगा पाए। कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो मुख्य कारक कौन सा है बेटा? प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मुख्य है, जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे मुख्य है बेटा। और प्रौद्योगिकी में भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो परिवहन वाली, परिवहन वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन सिर्फ आप प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी लिख करके छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये टोटल आपके अब तक कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए बच्चों, 30 मार्क्स, बहुत ही आसान से मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खंड ब पर।
अब देखिए खंड में यहां तक का आप सब एक साथ करिएगा बच्चों, ठीक है ना, यहां तक का एक साथ करिएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर बड़े ही ध्यान से लिखेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कैसे, जैसे आप लिख रहे हैं भाई क्वेश्चन 1 था, ठीक है, क्वेश्चन 1 में 12 एमसीक्यू हमें दिए गए, तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन 1 का सेकंड, क्वेश्चन 1 का थर्ड, सही से। फिर जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड, क्वेश्चन 2 का थर्ड। अगर क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 कर रहे हो ये 1-1 मार्क्स वाले, तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन 3 का थर्ड, ऐसे नंबर सही से डालिएगा। फिर अब यहाँ पे खंड ब शुरू हो जाता है, तो खंड ब जैसे शुरू हो तो कॉपी में ऊपर ऊपर लिख देना सेक्शन बी, सेक्शन बी या खंड ब लिख देना, ऐसे लिख देना, फिर शुरू कर देना। चौथा है क्वेश्चन में रेशम मार्क से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता है, 2 मार्क्स का है, तो कौन कौन सी वस्तुओं का, चीनी पोल्ट्री का होता है, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया में भेजे जाते हैं, और वापस क्या आता था हमारे पास, सोना चांदी और व्यापार और सांस्कृतिक, ये सब कुछ। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखे, तो वियना संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या है, पहला पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को, पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लागू करना, पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना, यही था सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य, यही था वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य। तो पुरातन रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव खत्म करना, तो नेपोलियन ने जो भी बदलाव करे थे उनको खत्म करना। तीसरा फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित करना, फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित करना, जिससे कि फिर वो वापस पूरी दुनिया पर राज करने की ना सोच सके, ठीक है। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं वियना। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखते हो आप सबसे पहले हेडिंग डाल करके लिखिएगा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी बेटा मैंने आप लोगों को बोला, तो इसमें भी वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य ऐसा लिख करके फिर ये 3 पॉइंट आप दीजिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में आप लिखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, ठीक है। अब उस घटना में, ठीक है, मैं मेन जो पॉइंट है आपको बता रहा हूं, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, इस दिन लोग वैसाखी मनाने के लिए और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप जनरल डायर वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, जनरल डायर वाला लिख दीजिएगा कि जनरल डायर ने, वहां में मार्शल लॉ लागू हो चुका था और जनरल डायर के हाथ में कमान आ चुकी थी, उसने जालियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद कर करके अंधाधुंध गोली चला दी। ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसने मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, यह मुख्य उद्देश्य है बच्चों, ठीक है। 2 मार्क्स का डन। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो चलिए भाई पूरा ही लिखेंगे। संकटग्रस्त जातियां ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, तो उनके लुप्त होने का खतरा है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा इंपोर्टेंट वर्ड के तहत। जिन विषम परिस्थितियों के कारण की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, तो विषम परिस्थितियों के कारण, ठीक है, विषम परिस्थितियां है, इसके कारण ये कम होती जा रही है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। अब इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ही नाम याद करो, आप 1-2 नाम याद कर लीजिएगा और उदाहरण में लिख करके, यूं उदाहरण पहले लिख करके फिर 1-2 नाम लिख करके छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है आप सारे याद करो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करिए। अब बहुत से लोग है ना इस आंसर को कहां पे ढूंढते हैं, वैश्वीकरण वाले चैप्टर में ढूंढते हैं, परंतु एक्चुअल में कहां का है, ये चैप्टर 4 है। तो आप बोलोगे सर चैप्टर 4, वो भी तो चैप्टर 4 ही है, पर वो इको का है, ये ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। कृषि वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है क्वेश्चन। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसी कौन सी चुनौतियां थी, तो देखिए वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को
नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो नई चुनौतियां कौन कौन सी है? चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती थी। तो आप इसमें इसको अंडरलाइन कर देंगे, विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ था। ठीक है, हम सबसे बड़े उत्पादक है, फिर भी वो असमर्थ रहे। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। दो राह मतलब दो रास्तों पर है। एक तो भारतीय कृषि को हम सक्षम भी बनाना है और लाभदायक भी बनाना है, और दूसरा जो किसान पिछड़ चुके हैं उनको मजबूत स्थिति में भी लेकर के आना है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज उसके कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, जल भरतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ और इसका सीधा प्रभाव कृषि पर हमारे पड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका ने कौन कौन से कदम उठाए है? ठीक है, श्रीलंका सरकार ने तो कौन से बच्चों? 3 कदम हम कह सकते हैं। सबसे पहला क्या करा? सिनीली भाषा को राजभाषा घोषित करना। या आप पूरा लिख लीजिएगा, सिनीली भाषा को राजभाषा घोषित करना। दूसरा बोलिए बच्चों, बौद्ध धर्म का संरक्षण। बौद्ध धर्म का संरक्षण। तीसरा, विद्यालय में और स्कूल में और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिन्हाला के बच्चों को प्राथमिकता, और नौकरियों में भी सिन्हाला के बच्चों को प्राथमिकता। ये तीनों कारण ऐसे हैं जिसके कारण क्या है कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने की कोशिश करेगी। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था की डायरेक्टली आपको डेफिनेशन है संघवाद की, आप वो भी लिख सकते हैं, और इसमें ये लिख दीजिएगा, संघीय शासन व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है, संघीय शासन व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन हो। ठीक है, एक ही पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा, भारत भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि फिर इसके आगे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बना करके। ये लिख दीजिएगा, आपके क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करें। देखिए, अब इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सामाजिक विभाजन, ठीक है, सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, दोनों इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है वो देखो। एक तो इसमें ये लिखेगा कि जब राजनीति सामाजिक विभाजन के अनुसार होने लग जाती है, जब राजनीति सामाजिक विभाजन के अनुसार होने लगती है, तो वह राजनीतिक विभाजन बन जाता है। ठीक है, तो वह राजनीतिक विभाजन बन जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक हम ये लिखेंगे, राजनीति से वंचित समुदायों की समस्याओं को सरकार के सामने रखकर वंचित समुदायों
के विकास में बड़ा योगदान दिया है, विकास में बड़ा योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया है, ठीक है ना, क्योंकि वंचित समुदायों की आवाज उठाई जाती है अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, तो उससे भी यहाँ पे कनेक्शन हमें देखने को मिलता है सामाजिक विभाजन और राजनीति के। एक पॉइंट अगर आप चाहें तो और लिख सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि भारत में भी आप देखते हैं कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो विशेष सामाजिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर भी सामाजिक विभाजन और राजनीति हमें इंटरकनेक्ट दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो विकास की धारणीयता का सीधा सा अर्थ ये है, क्या अर्थ है कि ऐसा विकास हो, ऐसा विकास हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए एवं भविष्य की पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हो, आवश्यकता को ध्यान में रखकर हो, ध्यान में रख कर हो, ठीक है बेटा, ये लिख दीजिएगा 2 मार्क्स में कंप्लीट। फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में काफ़ी भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जो विकास हुआ है वो ध्यान देने वाला नहीं है, वो सही नहीं, सतत पोषने वाला नहीं है। फिर बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। इसकी देखिए बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की मैंने आप लोगों को पूरी एक टेबल लिखवाई थी, ठीक है, पूरी एक टेबल लिखवाई थी। वो टेबल आप चाहे तो पूरी की पूरी टेबल लिख दीजिएगा, उन्होंने अंतर ही पूछा, वो अंतर स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ, फिर आप उनके आंसर्स खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, मॉडल पेपर एक्चुअल में मॉडल पेपर होता है बच्चों के करने के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि हम टीचर तो पूरे साल आपको पढ़ा रहे हैं और वो पूरे साल क्यों पढ़ाया है? क्योंकि आप अच्छे से समझ सको और उन क्वेश्चंस को कर सको, चाहे वो मॉडल पेपर क्यों हो, चाहे वो एग्जाम्स क्यों। और मॉडल पेपर एक तरीके से आपका प्री एग्जाम है, ठीक है भाई। जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाओगे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, उनके आपको जवाब देने हैं, तो एक आपका प्री एग्जाम है। ये सोल्व तो आप लोगों के लिए करने के लिए होता है, परंतु एक मार्गदर्शन के रूप में हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो मार्गदर्शन करने वाला काम कर देता हूं। सबसे पहला, इधर सार्वजनिक है और उधर निजी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, सभी परिसंपत्तियों पर, सभी परिसंपत्तियों पर यहां पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। और वहां पर किसका अधिकार होगा? एक व्यक्ति का या कंपनी का, ठीक है, निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। दूसरा, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका उद्देश्य है, वो क्या है? सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। तीसरा, यहां पर ये संगठित क्षेत्र है, ये संगठित है, जिसमें सवेतन छुट्टी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, ये सब कुछ मिलता है। और यहां पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है, इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, परमानेंट जॉब का आ जाएगा, पेंशन का आ जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर सरकार कर के द्वारा, सरकार कर लेती है जनता से, और यहाँ पर किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए, वस्तु एवं सेवा को प्राप्त करने के लिए धन देना पड़ता है, फिर ये हम सेवा प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, रेलवे का लिख दीजिए, रेलवे लिख दीजिएगा, ठीक है, और जो भी आप सरकार के जितने भी संस्थान हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ। और इसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है, टिस्को हो गया, और जो भी कोई प्राइवेट का आपको नजर आए वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में औपचारिक क्षेत्र में 7 के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो 2 कौन कौन से बच्चों? ठीक है, एक तो बैंक, व्यापारिक या वाणिज्य बैंक जिन्हें कहा जाता है वह व्यापारिक बैंक, और दूसरा कौन सा है? सहकारिता समिति, सहकारिता समिति, ठीक है बेटा। ये 2 हैं, इनके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बाकी नाम पूछा है तो सिर्फ नाम लिख करके
दो स्रोतों की व्याख्या करें, व्याख्या करनी है आप व्याख्या कर दीजिए कि भाई व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी हमें लोन मिलता है और सहकारिता समितियों के द्वारा भी मिलता है। ठीक है, ये अब इन दोनों में आपको अलग अलग नहीं करना है, आप ऐसे नाम लिख करके फिर एक थोड़ा सा नीचे समझा दीजिएगा कि भाई एक तो इनकी जो है गैर औपचारिक क्षेत्रक से कम ब्याज दर में इनसे पैसा मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो पैसा मिलता है वो सही होता है, मतलब इसमें और गलत तरीके से ये लोग पैसा नहीं छीनते हैं। ठीक है, ब्याज दर कम होती है, कम हमें ऋणाधार देना पड़ता है, तो सुरक्षित है, अच्छा व्यवस्था है। और इन पर कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी नजर रहती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। तो ऐसे दो कारण बताने हैं जिसके कारण कि भारत सरकार विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाती है। पहला कारण तो क्या हो सकता है बच्चों? एक तो कारण तो हमारा ये हो जाएगा कि जो भारत के उद्योग है, ठीक है, देश के उद्योगों को मजबूती प्रदान करना या उनको संरक्षित करना, ठीक है, तो देश के जितने भी उद्योग हैं उनको मजबूती प्रदान करें, उनको संरक्षित करना। ठीक है, दूसरे में आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी देश के साथ व्यापार को नियमित या कम करने के लिए भी भारत अवरोधक लगा देता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। चलिए, तो यहां तक हमारा जो खंड ब है वो भी पूरा कंप्लीट। अब आ जाइए खंड स पर, या जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन सी। अब ये भैया 3-3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है? 3-3 मार्क्स का है। अब इसमें पूछा है, पहला नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखिए और दूसरा है जोल्वेन संघ की विशेषताएं लिखिए। चलिए लिख देते हैं, अब भी लिख देते हैं नेपोलियन संहिता की विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, फिर जोल्वेन वाले का नेक्स्ट पे लिखवा देंगे। 3-3 मार्क्स का तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तो होने चाहिए, और 100 शब्द की सीमा है तो आप लिख दीजिएगा। नेपोलियन संहिता, सबसे पहले तो आप इसमें लिखेगा नेपोलियन संहिता क्या है। तो नेपोलियन संहिता 1804 में नेपोलियन द्वारा बनाए गए नियम है, जिसको हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नेपोलियन संहिता 1804 में। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन कौन से कार्य किए गए? सबसे पहले तो विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया बच्चों, विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, सारे विशेषाधिकार खत्म हो गए। उसके अलावा ठीक है, जो आयात कर और जो थे आयात शुल्कों को खत्म कर दिया गया, आयात शुल्क खत्म कर दिए गए, समानता स्थापित करी गई, कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया, कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। ठीक है, इसके अलावा मजदूरों और कारीगरों के लिए काम करा। ठीक है, उनके जो श्रेणी संघ है वो हटा दिए, और फिर यातायात में और संचार व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। ठीक है, ये सारे नेपोलियन संहिता के तहत काम हुए। फिर बात करते हैं जोल्वेन संघ। ठीक है, तो जोल्वेन संघ क्या है? तो जोल्वेन संघ कब बनी थी बच्चों? 1834 में पर्सा में बनी। 1834 पर्सा में जोल्वेन संघ का गठन हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, विशेषताएं पूछ रहा है, तो विशेषताओं में क्या है? इसमें विशेषताओं में एक तो यह है कि इसने जो मुद्रा की जो संख्या है उसको 30 से घटा करके कितनी कर दी थी? 2 कर दी थी बच्चों। ये लिख लीजिएगा कि मुद्रा की संख्याओं को 30 से घटा करके कितनी कर दी गई है? 2 कर दी गई थी। दूसरा, इसमें व्यापार अवरोधकों को हटा दिया गया था, व्यापार अवरोधक। ठीक है, जितने भी समूह के साथ जुड़े हुए थे उसमें व्यापार अवरोधकों को हटा दिया गया, व्यापार अवरोधक हटा दिए गए। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया।
मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। ये सारे काम 1834 के जोल ब्रायन संघ की विशेषता रही। ठीक है, जोल ब्रायन 1834 में परीक्षा में बनाया गया है ये। चलिए, फिर आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, और फिर बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय अवश्य सुझाइए। इसका आंसर आगे लिखा हुआ है और इसका मैं बाढ़ से बचाव वाले के कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझा देता हूं। इसके लिए भाई सबसे पहला तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे निवास स्थान है, निवास स्थान, स्कूल, विद्यालय जो भी हो, वो सब थोड़ा ऊंचाई पे बनाने चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पे बनाएंगे तो वहां पानी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जमीन से थोड़े से ऊंचे स्थान पे वो बनने चाहिए। सबसे पहला तो ये है। दूसरा हम बाढ़ से बचने के लिए और क्या कर सकते हैं, बाढ़ से बचने के लिए हमें पहले से जानकारी मिल जाए। ठीक है, अगर पहले से हमारे पास जानकारी हो तो हम लोग क्या हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं। तीसरा, जो एरिया में, जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आती है, लिख दीजिएगा, जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आती है उन क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। आप मेरे जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो कंटिन्यूसली में लिखिएगा, मैं बीच बीच में अगर कुछ छोड़ रहा हूं तो उस पर मत जाइएगा। लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, अब इनमें देखिए बच्चों, अब इनमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। निवास स्थान, ऊंचाई, ये 3 पॉइंट डाल दिए। अब निवास स्थान से जो है अपने ऊंचाई पे बनाना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का निवास स्थान हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, इन सबको थोड़ा सा ऊंचे स्थानों पे बनाना चाहिए, जिससे कि जो बाढ़ का पानी है वो नीचे से चला जाए और उन स्थानों को हानि ना हो, जिससे कि लोगों को जो माल जान की हानि होती है वो ना हो। दूसरे में पहले से जानकारी हो, तो जो पहले से जानकारी हमें रखनी चाहिए। अगर जैसे भाई कहीं से भी हमें ये जानकारी मिल जाए कि अब इस समय बाढ़ का मौसम हो रहा है, बाढ़ आने वाली है, तो हम लोग क्या करें कि पहले से हम लोग सचेत हो जाएं और जितने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए लोगों को पास, जिससे कि लोग मदद कर सकें। ठीक है, एक इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन के पास, स्थानीय शासन के पास सरकार द्वारा सभी उपकरण भी मौजूद होने चाहिए। सरकार द्वारा सभी बाढ़ से बचाने वाले, बाढ़ से बचाने वाले उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, ये आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, और बाढ़ ज्यादा आती है तो उन क्षेत्रों लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो लोग खुद बच करके निकल सके। अब पानी का संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, आइए देखिए। बांध, नदियां, वर्षा जल इकट्ठा करने के हम खेतों को उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि बांध आपके अनुसार जो है पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार से मदद करते हैं। तो पानी का संरक्षण करने में, उसको बचाने के लिए, उसके मैनेजमेंट करने में बांध का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, एक तो भाई बांध से पानी बचेगा, ये तो संरक्षित है, ये तो बिल्कुल सही है। अब उसमें क्या है, उससे हम लोग सिंचाई भी कर पाएंगे और जो अन्य तरीके हैं, विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, ये सब कुछ हम लोग कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है इसमें हमारे हेल्प हो रहा है। और फिर आप यहाँ पे नेहरू जी वाली बात लिख सकते हैं कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा है नेहरू जी ने, और ये कृषि और ग्रामीण और औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था में समन्वित रूप से विकास करता है। तो मैनेजमेंट में भी बांध हमारे काम आएंगे और आगे सब में। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, 3 तर्क लिखिए। तो सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, आइए जानते हैं। तो सांप्रदायिकता चुनौती है, उसके 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो समाज में तनाव पैदा करती है। क्या पैदा करती है, समाज में इससे तनाव पैदा होता है। क्यों, क्योंकि जब सांप्रदायिकता, या आप यहाँ पे पहले सांप्रदायिकता को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता को एक्सप्लेन कर दिया, फिर सांप्रदायिकता क्यों चुनौती है उसके 3 तर्क लिख दिए। जैसे एक तो ये समाज में तनाव स्थापित करती है, तो जो 2 धर्म के लोग हैं वो हमेशा से क्या होगा, टेंशन बनी रहेगी, क्या लड़ाई हो जाएगी, तो समाज में क्या बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। यह है, आप इसको एक्सप्लेन करिएगा। दूसरा, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होता है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। ठीक है, जो नेशनल यूनिटी है उसके लिए भी खतरा होता है, क्योंकि जब कोई भी समुदाय इतने एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ने पर आ जाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी के लिए भी खतरा होता है। समाज में तनाव हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाएगा, और देश के विकास में भी बाधा होगी, देश के विकास में भी बाधा आएगी। क्यों आएगी देश के विकास की बाधा में? देखिए, जब सांप्रदायिकता हो रही है तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो समुदाय है उनके बारे में सोचेंगे, ना कि राष्ट्र की चिंता ना करेंगे। और जब इनके बीच में तनाव होंगे, झगड़े होंगे, तो सरकारें इन पे फोकस करेगी, ना कि वो देश के विकास पे फोकस नहीं कर पाएगी, जैसे हम श्रीलंका वाला उदाहरण देखते हैं। ठीक है,
तो ये तो इसका हो गया, इनको एक्सप्लेन करिएगा आप जैसे मैंने बोला है। फिर पूछा, अथवा में पूछता है जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए। देखिए इसने वैसे सवाल में बोला अपने 3 सुझाव लिखिए, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जिससे हम जातिगत असमानता को दूर कर सकते हैं? देखिए सबसे पहला तो जो जरूरी है वो शिक्षा है, ठीक है। सभी लोगों को क्या है, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि उनके मन में ये भाव बैठे कि सभी जाति के जो लोग हैं वो समान हो। तो सबको शिक्षा प्रदान करी जाए, सबको शिक्षित बनाया जाए। देखिए शिक्षित बनाने से जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि व्यक्ति ना तो खुद के ऊपर अत्याचार सहता है और ना दूसरों के ऊपर करता है, ठीक है। तो एजुकेशन का ये बेनिफिट है। और एजुकेशन सच में होती भी ऐसी है जो आपको ये सिखाए कि हम सब एक हैं, ठीक है, हम सब बराबर है। अगर हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर हम किसी आधार पर भेदभाव करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं, तो वो हमारी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है, उस एजुकेशन का कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षा का करना चाहिए। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। प्रतिनिधित्व में जैसे कि भाई लोकसभा हो गई, राजनीति में प्रतिनिधित्व की यहाँ पे बात होती है, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जिनकी कोहनी पे चोट लगी है दर्द को वही समझ सकते हैं। तो जिन्होंने समस्याओं का सामना करा है वही अपनी समस्याएं बताएंगे और वही अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए आगे आएंगे। तो शिक्षा देनी चाहिए, वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहिए राजनीति में, ओके। और 3 सुझावों में एक आप इसमें शिक्षा हो जाएगा, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाएगा राजनीति में, और हम समरूप समाज के लिए समरूप समाज की स्थापना होनी चाहिए। समरूप समाज की स्थापना का मतलब है जहां पर सब एक समान हो, ठीक है, सब एक समान हो, लोग अपनी जातियों का विवरण ना करें, लोग अपनी जातियों के बारे में बताए नहीं, ठीक है, ना किसी से पूछे ना किसी से बताए। तो समरूप समाज का गठन हो जहां पे सब एक समान हो, सार्वजनिक स्तरों पर सब पे एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो जातिगत असमानता को दूर करने के लिए हम ये 3 काम कर सकते हैं। इसमें एक आप ये भी लिख सकते हैं, रोटी बेटी का भी संबंध हो सकता है, ये भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का संबंध का मतलब क्या होता है कि जो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, अंतरजातीय जो विवाह है वो होना चाहिए कि भाई एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से विवाह करें। तो उससे क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसमें वो ऐसा भाव नहीं रहेगा कि नहीं मैं इस जाति का हूं, क्योंकि वो 2 जातियों से है, तो उसका ऐसा एक जाति के प्रति लगाव या एक जाति के प्रति नफरत नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो हम ये क्यों कह सकते हैं कि मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझाना है कि दोहरे संयोग की जरूरत क्या होती है। तो दोहरे संयोग की जो जरूरत है वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख दीजिएगा जब, ठीक है, पूरा वैसे मेरे नोट्स में इसका डेफिनेशन लिखवा रखिए, जब लोगों की आवश्यकता मेल खा जाए, लोगों की आवश्यकता मेल खा जाए। कैसे? अब इसमें कैसे होगा, जैसे मान लीजिए भाई मैं जूते बेचना चाहता हूँ, गेहूं खरीदना चाहता हूँ, एक उदाहरण देकर के लिख दीजिएगा, मैं जूते बेचना चाहता हूँ, गेहूं खरीदना चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति गेहूं बेचना चाहता है और जूते खरीदना चाहता है, तो मेल खा जाए तो ये दोहरे संयोग की आवश्यकता कहलाती है। अब मुद्रा से अब परंतु इस प्रकार का जो मेल है वो बड़ी ही कठिनाई से होता था, इतना आसानी से नहीं होता, और आज के समय में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, ठीक है, और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, तो अब के समय में तो पॉसिबल है ही नहीं। और मुद्रा से क्या हुआ है, मुद्रा से अब कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद की वस्तु, पहले वो कोई भी कार्य कर करके, लिख दीजिएगा, पहले व्यक्ति कोई भी कार्य कर करके मुद्रा अर्जित कर सकता है। जैसे मान लीजिए आज मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा करके पैसे ले सकता हूं, और फिर मुझे जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी, फिर ये लिख दीजिएगा, व्यक्ति को जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी वो उस मुद्रा को देकर के वो वस्तु खरीद सकता है। तो मुद्रा ने इस प्रकार से दोहरे संयोग की आवश्यकता को, मतलब अब यहाँ पे आपको किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास मुद्रा है तो आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। फिर लिखिएगा, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। नो डाउट, तो आपको अपने तर्कों से, अपने रीजन से सिद्ध करना है कि स्वयं सहायता समूह जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। तो सबसे पहला तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप ये बताएं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको बताना जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो आप लिख दीजिएगा, स्वयं सहायता समूह जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 महिलाओं के द्वारा एक समूह बनाया जाता है, और समय समय पर वो अपनी बचत उसमें करती है, भाई 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए इतना बचाती है। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में किस प्रकार से मदद करी? तो स्वयं सहायता समूह से किस प्रकार से मदद मिली है? पहली बात तो सामान्यतः
महिला जो है, जितनी भी वो महिला है वो संगठित हो गई हैं, क्योंकि इनमें स्वयं सहायता समूह में जो है वो महिला है, तो महिलाएं संगठित हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बचतों को बचाने के लिए, अपनी बचत का निवेश उस समूह में करने के लिए एकत्रित हुई है, तो इस प्रकार से उनको संगठित करने में स्वयं सहायता समूह ने मदद करा है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्वरोजगार चलाने के लिए। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की बात हुई तो गरीब अकेले के पास तो इतना पैसा है नहीं कि भाई वो कोई बिजनेस शुरू कर ले, कोई धंधा शुरू कर ले, नहीं ना, तो कोई सब 20-25 लेडीज है, कोई भी मिलकर के अपना एक स्वरोजगार, खुद का काम धंधा शुरू कर सकती है। तीसरा, बैंक से ऋण लेने के लिए भी। अब बैंक से ऋण लेने में भी मदद होगी। अगर आपने स्वयं सहायता समूह बना रखा है तो आपको बैंक से ऋण लेने में, उधार लेने में भी आसानी होगी, तो इसलिए भी लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह ने इस प्रकार से जो गरीबों को संगठित करने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है। फिर आ जाते हैं खंड द या सेक्शन डी, जिसे हम कहते हैं। अब यहां पर आपको 250 शब्दों में लिखना है और 21-22 प्रश्न है आपके पास। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए, अब महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। यहां से आप शुरू कहां से करोगे, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप लिखिएगा कि जनवरी 1915 में बापू अफ्रीका से भारत लौटते हैं। सबसे पहली लाइन आपको इसी से शुरू करनी है, जनवरी 1915 में बापू भारत लौटते हैं अफ्रीका से। ये लिख करके पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बापू के कौन कौन से आंदोलन रहे वो, ठीक है। तो अब आप ये यहाँ पे लिखेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, ठीक है। ये हेडिंग डाल करके आप इसमें सबसे पहले तो सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, कौन कौन से सत्याग्रह लिखेंगे आप इसमें आपको लिखना है चंपारण वाला। एक बार में सिर्फ आपको ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट बनाना है, क्योंकि बेटा अब हम लास्ट में आ चुके हैं, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो जितनी जान फूकनी उतनी फूक देना और हमें पूरे पेन से पूरे निकाल के लेके आने इसमें 4 वाले में। चंपारण का हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा और अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर चौथा कौन सा है, चौथे में आप लिखिएगा रोलेट सत्याग्रह वाला, ठीक है। ये चारों, ये सत्याग्रह का हो गया। उसके बाद आप कौन सा लिखेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये ठीक है, ये मुख्यतः। अब आपको इनको एक एक को करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहले सत्याग्रह में चंपारण सत्याग्रह, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना भाई, चंपारण सत्याग्रह बिहार से बापू ने शुरुआत करा, इस वर्ष में हुआ और ये उनका मुख्य उद्देश्य था। फिर खेड़ा सत्याग्रह को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर अहमदाबाद, फिर रोलेट सत्याग्रह को, फिर असहयोग पे आप पूरा लिख दीजिएगा, जनवरी 1921 से शुरुआत हुई उसकी और फिर किस प्रकार से चोरी चोरा कांड पे जाकर के उसको खत्म करा गया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी आप विस्तार से समझा दीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942, इसको आप थोड़ा सा बेसिक में आप इसको समझा दीजिएगा। और फिर अंतिम में लिख दीजिएगा बापू का जो योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका पूरा वर्णन ये था। और बड़ी ही कठिनाइयों से बापू ने सबको एकत्रित कर करके इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन की शुरुआत आप कहां से करोगे, आपको करनी है वहां से जब बापू ने क्या करा था, इरविन को पत्र लिख करके 11 मांग मांगी थी। तो जो 11 मांग है, वो जो 11 डिमांड्स है, उससे शुरुआत आपको करनी है, वहां से शुरुआत होगा। फिर इरविन झुके नहीं, और फिर 12 मार्च से बापू ने दांडी यात्रा शुरू करी, दांडी यात्रा पूरी लिखेंगे। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के फिर जो इरविन गांधी समझौता होता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर बापू लंदन कॉन्फ्रेंस में जाकर के आते हैं, वो बताएंगे। और फिर बापू असंतुष्ट हुए, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू हुआ और 1934 में आकर के फिर खत्म हो गया। ये पूरा करके आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको 4 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। फिर पूछता है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरे आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा आंदोलन जो कि 2006 वाले आंदोलन की बात कर रहा है, ठीक है, जनवरी 2006 की। चलिए इसमें चर्चा कर लेते हैं, नेपाल का जो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तो इसमें अब आप सीधा सीधा स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट में क्या बताना है आपको, इसमें बताना है कि राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र क्या बने, राजा बने। कौन बने, राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा बन गए। देखिए ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ लेक्चर्स में एज टू एज लिखा हुआ है। तो राजा ज्ञानेंद्र की हत्या हो जाने के बाद, राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाने के बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बन जाते हैं। और इनको लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, प्रधानमंत्री को पद से हटाकर करके संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब संसद को भंग करने के बाद फिर
सभी जो पार्टियां हैं कौन कौन, अब फिर आंदोलन हुआ और आंदोलन में कौन कौन था, एसपीए थी, 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन था, ठीक है, माओवादी संगठन थे, ठीक है, और वहां के जो नागरिक है वो सब थे। तो एसपीए माओवादी संगठन और देश के सभी नागरिकों ने मिलकर के आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन हुआ वहां पर, उस पूरे आंदोलन को विस्तार से कर दीजिएगा। और उनकी जो 3 मांगे थी, वो 3 मांगे कौन कौन सी थी बच्चों? सबसे पहला तो सर्वदलीय सरकार बननी चाहिए, सर्वदलीय सरकार हो, लोकतंत्र स्थापित हो और नया संविधान बनाया जाए, और नया संविधान हो। ये जो पूरा है आप उसको समझा दीजिएगा। फिर फाइनली कौन से दिन पर आकर के, ठीक है, राजा झुक जाता है, ठीक है, ये सारा आप बता दीजिएगा। 2006 वाला जो आंदोलन है, अप्रैल 2006 वाला, वो आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा फिर पूछता है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। तो आइए जानते हैं। आंदोलनकारी समूह, अधिकतर आंदोलन किसी, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आंदोलनकारी समूह किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य यहाँ पे देखिए फॉन्ट की गलती है बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, लक्ष्य यूं ही लिखा जाएगा, को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। ऐसे आंदोलन में नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के वृक्ष, उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हमारे मानचित्र वाले क्वेश्चंस की। मैं आपको एक सारे लिखवा देता हूँ। रावत भाटा है, ठीक है, तो रावत भाटा आ जाइए। रावत भाटा यहाँ राजस्थान में, ये रावत भाटा। उसके बाद हमारा एक बोला था उन्होंने नासिक, तो ये है नासिक बच्चों। और फिर वो नेवेली और तलचर, तो ये नेवेली है और ये तलचर है बच्चों। और फिर अथवा वाले भी करवा देता हूं। उन्होंने बोला है गया मारमगांव, तो गया कहां पर है? बिहार में। ये मारमगांव, ओके। और फिर उन्होंने पूछा है नेल्लोर और अजमेर, ठीक है, तो ये रहा नेल्लोर और ये रहा अजमेर, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये जो मॉडल पेपर है वो पूरा कंप्लीट होता है। और मॉडल पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको ना आए या आपने जिसके बारे में पढ़ाई ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को, राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए बहुत 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 ऑल द बेस्ट, और ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि आप सभी के पूरे में से पूरे आए, और आए नहीं हमें लेकर के ही आने हैं। हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। हमने पूरे साल मेहनत करी है, ये मेहनत आपकी विफल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।